स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग से 7 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 50 नंबर का दोस्तों सबसे मोस्ट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में छप चुका है। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग आज हिंदी के पेपर में 50 में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 30 में 30 आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मार कर क्या है, अब आप सभी का बारी है सामाजिक विज्ञान के पेपर का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 नंबर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जो आपके 7 फरवरी 2026 के पेपर में आएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक आप लोग जरूर से देखिएगा। जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका मैप वाला आएगा और मैप वाला प्रश्न इस वीडियो के बाद में अपलोड किया जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर मैप में आपका पक्का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का दोस्तों वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग जरूर से देखिएगा। जैसे आप लोग हिंदी में तहलका मचा है, अब आप सभी का बारी है सामाजिक विज्ञान में तहलका मचाना। तो दोस्तों जैसे आप लोग सब्जेक्टिव का पेपर को देखिएगा सामाजिक विज्ञान का, अब आपको सारा चीज पता चल गया है कि सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न में 6 गो का जवाब देना है, पूछता के गो है 8 गो, 8 गो में से के गो जवाब देना है 6 गो। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग जब बारीकी से समझते हुए चलेंगे और आप लोग दोस्तों एक एक समझ लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में सेम आप लोग अच्छा तरह से लिख करके आएंगे। 31 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक छात्रिक किसे कहते हैं? छात्रक। सार्वजनिक छात्रक, देखिए यहां पर नाम से आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब है वो सभी के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सभी के लिए होना चाहिए। ऐसा जगह है जो सभी के लिए होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। आंसर में आपको कैसे लिखना है? लिखना है ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया। देखिए 12 नंबर का जो आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, 18 नंबर का जो आपका शॉर्ट रहेगा और 20 नंबर का जो आपका लॉन्ग रहेगा। तो वेरी शॉर्ट में दोस्तों आपको 2 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। 2 में से 2 नंबर आपका एग्जामिनर हंसते हंसते दे देगा। तो हम लोग जान गए कि सार्वजनिक क्षेत्र कैसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में होता है। जैसे हम लोग स्टेशन पर जाते हैं तो सबके लिए है, क्या आप उस पर रोक लगा सकते हैं कि इस स्टेशन पर आप लोग मत आइएगा? या विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं, इस विद्यालय में क्या केवल आप पढ़ते हैं? नहीं, ये सार्वजनिक है, सबके लिए है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है। जल्द से जल्द दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली जिनमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी वस्तुओं का, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, उसे वस्तु प्रणाली कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि आपके पास पहले के जमाना में मुद्रा, मुद्रा बोले तो जो अभी आपका सिक्का है, नोट है, पैसा, ये यदि नहीं होता तो लोग कैसे जो है समझते वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता? तो ऐसा चीज मान के चलिए आपको चावल चाहिए। क्या चाहिए? आपको चावल चाहिए। तो अभी तो आप लोग पैसा से खरीद ले रहे हैं, ठीक है, कैसे खरीद ले रहे हैं? पैसा से। लेकिन दोस्तों पहले क्या था? चावल कोई दे रहा तो उसको गेहूं देना पड़ता था। इस प्रकार से वस्तु विनिमय चलता था पैसा ना होने के कारण। 8 बकरी को, ठीक है, 8 की 5 बकरी को दोस्तों एक गाय के बराबर वहां पर रखा जाता था। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय चलता था, यानी कि एक चीज अगर आप लोग ले रहे हैं तो दूसरा चीज आपको वस्तु ही उसको देना होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन से है कि कॉर्न लॉ क्या है? इससे क्या समझते हैं? ठीक है, इसको क्यों समाप्त कर दिया गया? इसकी समाप्ति का क्या परिणाम है? कॉर्न लो, कॉर्न दोस्तों ये इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है मक्का। मक्का बोले तो मकई, ठीक है, जिसको हम लोग भुट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो मक्का यानी कि कॉर्न लो से क्या संबंध है? तो लिखना है कि ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया। आयात बोले तो आप सभी का जो भी आयात का चीज है, जिसे कि हम लोग जो खरीदते हैं उस पर उसको हम लोग कहते हैं आयात। खरीदी गई वस्तु को क्या कहते हैं? आयात। यानी कि ब्रिटेन में जो मक्का खरीदा जा रहा था उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। ठीक है, इसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता। बस सिंपल सा। यदि इसको आगे आपको लिखना तो इस लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ के दाम बहुत बढ़ गए। मतलब कि यहाँ पर जो मक्का के रोटी भी बनाया जाता था, मक्का का बहुत ज्यादा यूज जो ब्रिटेन में किया जाता था खाद्य पदार्थ के रूप में। अगर मक्का पर रोक लगा दिया, आयात पर ही रोक लगा दिया, तो वहां पर जो भी खाने पीने की वस्तु थी उसका दाम जो है अचानक तेजी से बढ़ चुका था।
लोग नाराज हो गए थे। नाराज इसलिए हो गए थे 5 की चीज 10 में मिल रहा था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी समाप्ति से खाद्य कीमतें दाम में गिरावट आ गई और जैसे पहले मूल्य था 5 वैसे ही 5 फिर से हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को समझिएगा, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा, मेरा वादा है। ठीक है, मैप का प्रश्न भी अपलोड हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 80 में 80 यदि आपको एग्जाम में पक्का करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों ने स्पेनी जनी मशीन पर हमला क्यों किया? यानी कि ब्रिटेन में जो आपका सूती कपड़े का जो मशीन था, ठीक है, ब्रिटेन की महिला के जगह दोस्तों वहां पर एक मशीन आता है जिसका नाम है स्पेनी जेनी मशीन, जिसके माध्यम से कटाई की प्रक्रिया की जाती थी। तो इस पर वहां पर महिलाओं ने हमला क्यों किया? हमला बोले तो हमला, ठीक है, अचानक से। तो देखिए यहां पर आंसर लिखा गया है कि बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करती थी। ठीक है, स्पेनी जेनी मशीन से आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनी जनी मशीन पर हमला किया। मतलब कि देखिए, जैसे कि मान चलिए कोई कंपनी में कोई महिलाएं काम कर रही है, मान चलिए आपका ये कंपनी है, ठीक है, बाबूराव की कंपनी है। बाबूराव की कंपनी में मान चलिए 5 महिलाएं काम करती है और महीना का 10,000 तनख्वाह उठाती है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर काम करती है, ठीक है, जिससे उनके रोजी रोटी पूरा होती है। अब बाबूराव क्या करता था, एक स्पेनी जेनी मशीन लेकर के आ जाता है। अब बोलता है कि हम इस जेनी मशीन से हम काम करेंगे, तो वहाँ की महिलाएं क्या बोलेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जो काम कर रहे हैं हमको कहाँ पर जाना होगा, इस बेरोजगारी की दुनिया में हम रोजगार कहाँ पर मांगेंगे। इसलिए डायरेक्ट क्या कर दिया, हमला बोल दिया। किसको बोल दिया? बाबूराव के स्पेनी जेनी मशीन के। ठीक है, यह उदाहरण है। उदाहरण को देखिए, छोटा छोटा तौर तरीके से आप लोग समझते रहिएगा, दिक्कत जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक का बटन ठोकते चलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करते चलिएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए कि इसलिए ब्रिटेन की महिलाएं जो कामगारों ने स्पेनी जेनी मशीन पर हमला किया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है? दबाव समूह और राजनीतिक दल, दबाव दे रहा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल दल में क्या अंतर है? तो दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने को नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका सत्ता की साझेदारी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, जिसमें राजनीतिक दल क्या होता है, ये लोग चोट्टा होता है। क्या होता है? चोट्टा होता है। बोले तो वोट के लिए इस लोग मारपीट सब कर लेता है। ठीक है, काम जो करवाता है, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, तो कभी जिंदगी में करता नहीं है। सिर्फ अपने सत्ता को पाने के लिए कितना भी काम करना पड़े, ठीक है, कितना भी ठोकर मारना पड़े, इसको उलटना पड़े, उसको क्या करना पड़े, ये सब कुछ करता है। लेकिन दबाव समूह ऐसा नहीं है, इसकी किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना ही सत्ता पर है, ना ही हिस्सेदारी में है, ना ही यहाँ के कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, ना प्रधानमंत्री बनता है, ना ही कहीं के आने के जाने के लायक बनता है। ठीक है, बल्कि राजनीतिक जो दल है वो सोचता है कि कुर्सी एक बार कैसे भी मिल जाए, बाकी तो सब अपना है। तो इस प्रकार से देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम आपको समझा रहे हैं, ये समझाया हुआ भी चीज आप लोग वहां लिख दीजिएगा ना, एक एग्जामिनर खुश होकर 1 नंबर बोनस दे देगा। ठीक है, क्या कर देगा? 1 नंबर बोनस दे देगा। 36 नंबर, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप का वर्णन कीजिए। सत्ता की जो साझेदारी, इसका विभिन्न रूप, के रूप होता है आपको बताना है। तो सत्ता की साझेदारी में विभिन्न रूपों में होती है, जैसे सत्ता का स्वैच्छिक वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए, क्षैतिज ऐसे वाला वितरण को कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऐसे वाला को हम लोग कहते हैं। ठीक है, लंबा वाला तिरवा। विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा। तो इस प्रकार से सत्ता की दो भागों में विभक्त किया गया है, एक आपका क्षैतिज में, एक आपका ऊर्ध्वाधर वितरण में। ऐसे आपको क्वेश्चंस बना करके लिखना है। आप लोग पॉइंट वाइज जितना भी लिखिएगा उतना आपको अधिक नंबर मिलेगा। फिर से बोल रहे हैं, सोशल साइंस में अधिक से अधिक आप लोग पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। ठीक, क्या करके लिखिएगा? पॉइंट वाइज। 37 नंबर क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए छप चुका प्रश्न है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैव विविधता का विशेष क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए, जैव विविधता होता क्या है और विशेष जो क्षेत्र है ये क्या कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतु से इसी प्रकार, ठीक है, अंतर को जैव विविधता कहते हैं। वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। जैव विविधता होता क्या है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो है हमारा पृथ्वी है, हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है, उसका बाद आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि कोई भी विद्यार्थी को जो भी प्रश्न छप चुका है उसको याद करने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट एग्जाम में जाए हल्ला बोल दे कि सारा क्वेश्चन हम लिख देंगे,
सब्जेक्टिव का गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, पुर्जा पुर्जा उड़ा देंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, हमारा और आपका पृथ्वी है। अब बोले सर पृथ्वी तो गोल होता नहीं है, चपटा होता है। ठीक है, मान चलिए पृथ्वी है एक्स वाला। ठीक है, अब आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में दोस्तों ये क्या है, जंतुएं हैं, कई प्रकार की जंतुएं हैं। ठीक है, कई प्रकार की जंतुएं हैं। मान चलिए ये जंतु जो है इस पर आश्रित है, ये जंतु इस पर आश्रित है, ये जंतु इस पर आश्रित है। आश्रित बोले तो उस पर निर्भर है, यानी कि जैव विविधता में ऐसा चीज जो एक दूसरे पर निर्भर होता है, जो कि सबसे खास जो जैव विविधता में पेड़ पौधा को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर को लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन से एग्जाम के लिए सबसे जल्दी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं बल्कि समझ लीजिएगा। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत विद्यार्थी कहेंगे सर याद नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, उदारीकरण का अर्थ ऐसा नियंत्रण में ढील देने या फिर उससे हटाने जिससे आर्थिक वृद्धि को सहायता मिले। मान चलिए उदारीकरण है क्या, ऐसा चीज जैसे कि मान चलिए इसका जो मान चलिए कोई आदमी है या फिर कोई देश है या फिर कोई राज्य है, इसका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, आर्थिक विकास एकदम घट चुका है, माइनस में आ चुका है। ठीक है, अब ये सोचिएगा कि हमको आर्थिक विकास को बढ़ावा करना है, अपने जीडीपी को ग्रोथ करना है। तो जीडीपी को इसको ग्रोथ करने के लिए उदारीकरण जो है इसको आपको क्या करना होगा, इस पर नियंत्रण करना होगा या फिर उसको हटा ही देना होगा, जिसके माध्यम से इसके जीडीपी में ग्रोथ आएगा और यहाँ की सभी रोजगार जो है, सभी लोगों जो है क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब दोस्तों यहां आ चुका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें आपको 6 का जवाब देना है, 8 को पूछेगा। निम्नलिखित में से कि नहीं 2 प्रश्न की टिप्पणी कीजिए। दो पर टिप्पणी करना माने कि 2 पर कमेंट करना, जैसे आप लोग कमेंट करते रहते हैं ना। अब आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या और रोवल एक्ट क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, बहुत सारे पंजाबी भाई जो कि बिना किसी कारण के, ठीक है, उन्हें जो है यहाँ पर निलंबित किया गया है, उन्हें जो है मारा गया था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्वक इकट्ठा हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी, जिससे अनेक निर्दोषियों निहत्थे की क्या हो गई, मारे गए। ठीक है, जो कि दोस्तों ये घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। ये भी लाइन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों रोवल एक्ट क्या है, तो रोवल एक्ट के बारे में आप लोग जानिएगा। तो रोवल एक्ट क्या है, तो रोवल एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था। जो भी ब्रिटिश एक्ट है, ब्रिटिश सरकार का जो भी एक्ट है, उसको दोस्तों किसके लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, यानी हमारे राष्ट्र में जितना भी आंदोलन था उसको कुचलने के लिए एक रोवल एक्ट का शुरुआत किया गया। एक ऐसा कानून था जिसके आधार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। मतलब कोई भी अगर मुकदमा नहीं है फिर भी क्या करता था, जेल में जाकर के डाल देता था। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोग बना करके आइएगा। एक आपका कांड है चोरी चोरा हत्याकांड। तो इस दूसरी क्या कौन सा कांड है, कैसे आपको देना है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, गोरखपुर जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, चोरी चारण नमक पर, ठीक है, हिंसक घटना घटित हुई जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को दोस्तों चोरी चोरा नामक हत्याकांड से जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से हिंसक घटना हुआ था कि एक जेल था, जेल में 22 गो पुलिसकर्मी मौजूद था, कि 22 गो पुलिसकर्मी मौजूद था। इस एक्ट के द्वारा, चोरी चोरा हत्याकांड के द्वारा गोरखपुर में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा जगह है, वहां पर जाकर के जो है उन लोगों ने क्या किया, आग लगा दिया, जिसके कारण जो है 22 पुलिसकर्मी वहां के घायल होके चल बसे। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो अक्टूबर में, पूर्ण रूप से 1929 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला में आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। यानी कि महामंदी होता क्या, महामंदी का कहने का मतलब है कि जैसे मान चलिए कि अभी जो जितना भी दुकानदार है, कपड़ा वाला हो गया, ठीक है, तो ये लोग क्या है, महामंदी का शिकार है। ऐसा किस लिए सर, क्योंकि अब आपका जो ई कॉमर्स चलता है, ऑनलाइन आप लोग सब क्या करता है, कपड़ा खरीदता है, तो ये लोग का क्या हो गया, व्यापारी का महामंदी हो गया है, यानी कि बिल्कुल भी ना के बराबर आप सामान बिकता है। तो देखिए लिखा गया है कि 1928 और 1934 के मध्य, यानी कि बीच वाला चीज को बोला है। ठीक है, भारतीय निर्यात और आयात, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला आधे हो गए थे। क्या हो गया, खरीदने वाला और बेचने वाला आधा हो गया, तो जो भी भारत का व्यापार था, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत की कीमतें में क्या हुआ, तो गिर गई। यानी कि मान चलिए अंतर्राष्ट्रीय जो WHO है, ठीक है, उसमें किसी भी मूल्य का चीज जो है गिर गया, इसका प्रभाव कहां पड़ा, हमारे देश भारत में पड़ा, क्योंकि भारत का भी मूल्य गिर गया। इस अवधि में दोस्तों गेहूं की कीमत में 50% की कमी आई थी, और जो गेहूं में यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा गिरावट आया था, जिससे भारतीय व्यापारी को बहुत ही बुरा प्रभावित हुआ। महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ रहा था। ऐसे इसलिए क्योंकि वो किसान जो है गेहूं का उत्पादन 6 से 7 महीना के बीच अपनी जी जान लगा कर किए थे, और पता चला कि जो 100 का बेचने वाला गेहूं था वो आपका 50% कम में 50 का बिक गया। ठीक है, कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसान को करों में कोई राहत न मिली। यानी कि जो टैक्स जो दिया था, ठीक है, उनको ऋण जो दिया था उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े, और उनकी निर्गसता जो है बढ़ गए। यानी कि वो जो है कर्ज में डूब गए, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़े या फिर गिरवी रखनी पड़ी थी। इसी को हम लोग कहते हैं महामंदी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, महामंदी। और महामंदी आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते चलिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, और मैप का प्रश्न आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, सामाजिक अंतर कब और कहां कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। समाज में देखिए अभी कभी किसी भी प्रकार का अंतर चला देता, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर। ठीक है, उससे छुआछूत करा, इसे छुआछूत करा, उसका छुआ हुआ नहीं खा रहा। ठीक है, गोरा को लेकर के, काला को लेकर बहुत विभाजन किया गया है। तो आप लोग इसको लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा इस प्रकार से, भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है छुआछूत की जो बीमारी है वो भारत में है। यह विभिन्न जाति, धर्म या समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रप, ठीक है, यानी कि रूप रंग अलग अलग होता है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां अलग अलग होती है। इनका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनते हैं। अब सामाजिक असमानताएं का विरोध रूप ले लेती है, तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। अब देखिए बहुत बच्चा लोग समझाना होगा, अब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, भारत में हम लोग रहते हैं, आप रहते हैं, हम रहते हैं, और भारत में लोग धनबाद हो गया, झारखंड में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कई प्रकार की जातियां देखती है, कोई बनिया है, कोई कुम्हार है, कोई, ठीक है, कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति का है, किसी का रंग काला है, किसी का सामर है, किसी का गोरा है। तो इस प्रकार की जो रंग रूप जो देखा जाता है, किसी का व्यवसाय अधिक वाला है, किसी का निम्न वाला है, जो गटर साफ करता है, कोई जो है व्यापारी है। तो इस प्रकार का जो सामाजिक अंतर है, एक ऐसा विभाजन ले लेती है कि एक दूसरे से आदमी क्या करता है, ईर्ष्या करने लगता है, नफरत करने लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और बढ़ना है 42 नंबर में। अब देखिए 42 नंबर में एक राज्य का नाम है, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क माने पूरा और अर्ध माने थोड़ा क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से की जाती है। क्योंकि सभी को पता है कि राजस्थान में क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय तो भारत के यानी कि पानी की बहुत कमी होगी। तो इस प्रकार से लिखा है कि राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है, क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होती है, जैसा हमारे क्षेत्र में होता है झारखंड में। इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंक का प्रयोग करते हैं। भूमिगत मतलब जमीन के नीचे ही क्या करता है, टैंक बनाता था। हम लोग क्या करते हैं, छत्ता के ऊपर टैंक बनाते हैं प्लास्टिक का। ठीक है, इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था। यह भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता है, और पाइप छत से जुड़ा होता है, ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंक में जमा हो जाए। और राजस्थान के लोग छत पर वर्षा जल संग्रहण करते थे। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता था, और इस प्रकार से जल का संरक्षण करते थे। यानी कि जब भी वहां बरसात होता था, मान चलिए किसी का छत्ता बहुत बड़ा, किसी का छत्ता बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा छत्ता है, इस पे बहुत सारा पानी गिर गया। पानी गिर गया तो यहाँ पर क्या करता, कोना में एक पाइप लगाता, और पाइप को जो है नीचे जो आपका टंकी खोदा था उस टंकी से लिंक कर देता है, और जितना सारा छत्ता का जो पानी है उस टंकी में जो है भर जाता था। और इस प्रकार से राजस्थान के लोग शुष्क और अर्ध शुष्क में क्या करते थे, जल संग्रह करते थे। बस ये वाला उदाहरण देते हुए आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें।
ठीक है। चावल की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, भूमि कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। किस किस प्रकार की है? तो पहला आपका दिखा गया है, और फिर से बोल रहे दोस्तों, एग्जाम में अधिक प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज आंसर को देने का कोशिश कीजिएगा। मान चलिए 3 नंबर यह क्वेश्चन है, 3 को पॉइंट आप लोग करके देते हैं, तो 1 पॉइंट को आपको 1 नंबर एग्जामिनर देता है, ठीक है। और आपको अगर पूरा मिला जुला के लिखते हैं तो कितना भी सही लिखिए, 3 में से आपको मिलेगा तो 2.5 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग दिमाग लगा के लिखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 25 से लेकर के 30 डिग्री तक तापमान होना चाहिए, किसका? तो खेत का, ठीक है, खेत का। इसके बाद 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक क्या हो चाहिए, वर्षा होना चाहिए। जलोढ़ और दोमट मिट्टी होना चाहिए, ठीक है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि पूरा गिलगिला मिट्टी, ठीक है। उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। समतल भूमि होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ वाला ना, पठार पौधारी वाला ना, ठीक है, ताकि ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे, ताकि वहां पर मलमली से इकट्ठा पानी रहे। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की भी आवश्यकताएं होती है, जिससे कि पानी जो है जमा करके काई का रूप ले लिया तो उसको काई को हटाना आवश्यक होता है, ना तो धान क्या होता है वो आपका फुंसी हो जाता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों पर वर्णन कीजिए। यानी कि आप लोग सभी को पता हो चुका होगा, क्योंकि इस प्रकार से संबंधित एक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन से आंसर कहता है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयां निम्नलिखित है। पहला तो इसका दोहरे संचरण, ऐसा इसलिए कि दोहरे संयोग का अभाव इस प्रणाली में व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकाना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकताएं की वस्तु हो, और वह वस्तु अपने, ठीक है, वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले स्वयं उस मानव की वस्तु लेना को तैयार है। मतलब कि मान चलिए आप चावल ले रहे हैं और आपके पास गेहूं है ये नहीं है, ठीक है, मान चलिए गेहूं में है ही नहीं, और अगला आदमी बोलेगा कि हम चावल तभी देंगे जब आप हमको गेहूं दीजिएगा, तो क्या होगा? इसके कारण जो है लोग क्या हो जाएगा, भूखे रह जाएगा। लेकिन आज के जमाना में पैसा आ चुका है तो कुछ भी सामान खरीद लगता है, कहां से भी खरीद सकता है, ठीक, कितना भी मूल्य है वो पैसा से उसका मूल्य तय हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसलिए क्या करता था, दोहरे संयोग का या क्या करता था, बहुत बड़ा अभाव का कारण था, ठीक है। मूल्य के सर्वमाप माप का जो अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं में तुलना नहीं की जा सकती थी। दोनों ही पक्ष अपने अपने वस्तुओं के अधिक मूल्य आंकते थे। मान के चलिए, देखिए किसी के पास गेहूं से मान लेते, ठीक है, किसी के पास गेहूं और किसी के पास आलू है, तो क्या जो गेहूं का प्राइस है, क्या जो आलू का प्राइस रहता है? तो नहीं, दोनों का मूल्य अलग अलग होता है, और इसी के कारण जो है वस्तु विनिमय में ये सब सारा चीज कठिनाइयां होती है। आप लोग एग्जाम्पल देख के जरूर से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। 45 नंबर, वैश्वीकरण क्या है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देश, जैसे कि ये हमारा भारत है, पाकिस्तान को भी मान लीजिए, ठीक है, का ये भी तो देश है, ठीक है, कि जो कि आपका पड़ोसी देश है। अमेरिका मान लीजिए, चीन मान लीजिए, नेपाल मान लीजिए, भूटान मान लीजिए, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, आप सभी का देश है। तो इसमें दोस्तों जो भी इसके बीच में जो भी एकीकरण होता है, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण दोस्तों आज विश्व में विभिन्न देशों के वस्तु बीच सेवाओं का, तकनीकी और श्रम का आदान प्रदान होता है। जैसे कि अभी आप लोग देखिए कि सोना का और चांदी का भाव अचानक से तेज हो गया है। क्यों तेज हो गया है? इसलिए तेज होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। और युद्ध चल रहा तो वो भारत में अपना निर्यात को कर नहीं पा रहे हैं, और भारत के लोग उसको निर्यात कर नहीं पा रहे हैं, आयात कर नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण से क्या हो, भारत में जितना सारा सोना था और उसका दाम बढ़ा दिया गया है। जैसे आयात निर्यात की प्रक्रियाएं चालू होगी, ये आपका फिर से वही मूल्य पर आकर के गिर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण, आप लोग याद कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, प्राणी जाति और वनस्पति जाति के ह्रास का कारण क्या है? ह्रास बोले तो कमी का कारण क्या? प्राणी जाति और वनस्पति जाति। तो एक बड़े बांध की निर्माण और खनन जैसे मानव गतिविधियों से बड़े पैमाने पर वनों की ह्रास होती है। मान के चलिए हम लोग देखें कई जगह, ठीक है, पेड़ पौधा वाला इलाका है, और वहां पर क्या करता है, सरकार बोलता है यहाँ पर पुलिया बनाएंगे, रोडिया बनाएंगे, ठीक है, या फिर नाला बनाएंगे, या फिर कुछ भी बनाएंगे। तो हजारों एकड़ में जो पेड़ पौधा होता है वहां पर खोद करके कंपनी का निर्माण किया जाता है, फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे वनस्पति जाति में ह्रास का कारण होता है, जिसके कारण लाखों पेड़, हजारों पेड़ जो है खत्म हो जाता है, जिससे वनस्पतियों और जीवों के लिए जगह के साथ साथ भोजन की स्रोत कम हो जाती है। जैसे कि इन जंगल में बहुत सारे जीव जंतु भी रहता था,
उसका घर उजड़ गया, बहुत सारे का वहां से पेट पूजा होता था, वो सारा चीज खत्म हो गया। इसलिए परिणाम स्वरूप जो वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास का कारण बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की ओर। आपका 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूह की सूची बनाइए और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। यानी कि जो 1921 में, आज की बात नहीं है, हम लोग नहीं थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो शुरुआत किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें दोस्तों बोला गया है कि जो भी आंदोलन में सूची में शामिल हुए हैं उस सारा सूची समवर्ती का आपको नाम लिखना है और उसकी व्याख्या करना। नाम तो आपका वेरी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिखना है कि 1921 में असहयोग, ठीक है, आंदोलन में भारतीय के विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपने अपने अनुसार थी, अपनी अपनी प्रतिष्ठाएं थी। आंदोलन में दोस्तों शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित है, जैसे कि पहला नंबर पे आप लोग देखिए, इसी प्रकार से पॉइंट वाइज लिखना। पहला नंबर में शिक्षित मध्यम वर्ग शहरों में, जैसे कि शिक्षित मध्यम वर्ग शहरों में शिक्षित मध्यम ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ने बंद कर दिया। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल होकर ठीक है, इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनसे अफसर बन चुके हैं। जब भारत दोस्तों गुलाम था, ठीक है, आज भी कहाँ आजाद है पूरी तरीका से, ठीक है, तो जब भारत गुलाम था तो उस समय देखिए कोई बच्चा मान चलिए आज की डेट में 12 पास हो चुका है, तो 12 में जो वैकेंसी आएगा तो यही आप लोग फिलअप कर सकता है। लेकिन पहले के जमाना में क्या था कि कोई बच्चा भारत का है और 12वीं पास कर चुका है, इसके पास अनेकों डिग्रियां हैं, लेकिन सरकार के मामले में, ठीक है, ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक अफसर कौन बनता था? ब्रिटिश का बेटा ही बनता था, ठीक है, यानी कि अंग्रेजे ही लोग बनता था। तो इसलिए वहां के सभी लोग ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मुकदमा लड़ना, वकीलें बंद कर दिया, शिक्षक जो है पढ़ाना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इसलिए इसके बराबर भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था। अंग्रेज को मान चलिए 1000 रुपये मिलता था, उस समय तो भारतीयों को 500 से भी कम दिया जाता था। वे केवल कलर कहीं पैदा होते थे और कलर कहीं मर जाते थे, मतलब कि वह रईस घर में ही पैदा होता था और रईस घर में मरता था कौन? अंग्रेज, ठीक है। इस भेदभाव नीति के कारण जो शिक्षित वर्ग और अंग्रेज का विरोध किया और इसी में जो है असहयोग आंदोलन में बहुत सारे शिक्षित वर्ग के लोग अपना अपना हिस्सा प्रदान किया। व्यापारी लोग कैसे किया? तो बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का क्या क्या व्यापार करना या विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार किया क्योंकि अंग्रेज सरकार की लागत, ठीक है, गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दाम पर कच्चा माल ब्रिटेन से ले जाता था और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत में भारत में बेचने लगा। भारतीय व्यापारी को इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहले बता दें, मान चलिए कि भारत में नील वाला आप लोग सुने होंगे, नील में कितना आंदोलन चला था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मान चलिए कोई भारत में कोई औद्योगिक क्रांति के कारण कुछ मान चलिए कुछ निर्यात किया गया, कुछ उपजाया गया, अंग्रेज यहां से कहां ले जाता था? ब्रिटेन में ले जाता, और ब्रिटेन से इसको पुनः विनिर्माण करके भारत में ला करके उसकी वस्तु को अधिक कीमत पे बेचता था और इसी के कारण व्यापारी लोग क्या किया? उसका विरोध करने लगा। 3 नंबर में लिखिएगा सामान्य जनता। सामान्य जनता कौन? आम जनता, ठीक है। यहां पर लिखा असहयोग जनता एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों पर चीजों का बहिष्कार कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग मतलब उसको बर्बाद कर दिया, उसको जला दिया, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली लगाई गई, होली मतलब उसको जला दी गई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुके थे, इसलिए उन्हें बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लेना पड़ा। मतलब कि पूरा विरोध हो चुका था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना, आगे बढ़ना है। 48 नंबर कहता है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता के साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्तिपरक, ठीक है, एक नैतिक कारण बताइए। यानी कि भारत संदर्भ में जो भी सत्ता के साझेदारी हुआ, इसको उदाहरण देते हुए आपको एक एक करके सारे नीतियों का कारण बताना है। तो व्यक्तिगत कारण व्यापार, ठीक है, यहां पर सोच समझ कर लोग लिया गया तर्क होता है जिन्होंने लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूप के, ठीक है, समुदायों के बीच टकराव को कम करती है या भेदभाव कम करते है, विभिन्न विधवाओं को, ठीक है, विभिन्न विधताओं को जो है अपने में समेट लेती है, अपने में अकर लेती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है।
इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां पर भेदभाव कम होता है, गोरे काले का भेद नहीं, ठीक है, ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई भी टकराव नहीं, सब अपना हिसाब जो है अपने अपने मुसाफिर से ले सकते हैं, अपने अपने लाभ हानि को वहां पर साझा कर सकते हैं। इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब देखिए 49 नंबर 49 नंबर, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है कैसे? तो देखिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा उपयोगी है, ऐसे इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन का निर्माण अपेक्षा सस्ता पड़ता है, सड़क मार्गों में रखरखाव में भी बहुत कम खर्चा होती है, इसके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीकी आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन में सबसे ज़्यादा जो है कीमती किस में होता है, तो रेल परिवहन में, ठीक है। उसका खर्चा बहुत होता है, उसका पटरी बिछाने का जो तरीका होता है वो ऊबड़ खाबड़ में नहीं बिछेगा, बहुत ही उसके लिए समतल भूमि होनी चाहिए। इसके बाद लिखा कि किसी भी प्रकार के अतिरिक्त, ठीक है, आकृति वाले रास्तों पर सड़क निर्माण संभव है, जबकि रेल मार्ग को उच्च पर्वतीय क्षेत्र में विकसित नहीं की जाती है। नेक्स्ट आपका लिखा गया कि सड़क पर व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेल निर्धारित स्टेशन पर ही रुकती है। यानी कि सड़क से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना घर से गाड़ी निकालते हैं सीधा बाजार, बाजार से अपना घर, और रेल से सीधा स्टेशन, स्टेशन से सीधा स्टेशन, ठीक है। सड़क के माध्यम से निर्माण केंद्र में उत्पादित अनेक वस्तुएं उपभोक्ताएं तथा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पहुंच जा सकती है। इसमें माल के बराबर लेन देन उतारना नहीं पड़ता है। जैसे माल को हमको पहुंचाना है, 1000 टन माल है, ट्रक में ला दे और हमको भेजना है यूपी, तो सिंपल जाकर के जहां पर भेजना था उस जगह पर पहुंच जाएगा। सड़क मार्गों पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसके विपरीत रेल का संचालन नियत समय पर होता है। जैसे कि मान चलिए आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, 5 बजे ट्रेन है तो आपको 5 बजे ही जाना होगा। लेकिन सड़क में क्या है, तो जहाँ पे आप लोग गाड़ी को बुक कीजिएगा वहीं से खुल जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो वही वाला दोस्तों आप लोग लिखिए, कौन वाला, विनिमय वाला, वस्तु वाला, ठीक है। लिखा है कि मुद्रा आवश्यकताएं के दोहरे संयोग की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से सुलझाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उसकी विनिमय को भी किसी भी प्रकार की वस्तु सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मान चलिए आपके पास पैसा है तो आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषताएं हैं। जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता था, इसकी तुलना में ऐसा अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है। आवश्यकताएं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म करती है, क्योंकि वस्तु प्रणाली से मनुष्य को बहुत कठिनाइयां पड़ती थी, उसके जरूरत की मनपसंद की चीजें उसको नहीं मिल पाती थी। मुद्रा से यह जो है सारी चीजें आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाया। आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। मैथ का दोस्तों वीडियो आने वाला है, जल्द से ही जल्द आने वाला है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।